गांव में कोई भूखा नहीं सोया, अन्न कभी नहीं बिका, है ना। कारखाने लगने के बाद जब धन का एक ही पैमाना तय हुआ, नोट जब ना, ये नोट जब धन बन करके आया तो किसके हाथ में आया? पुरुषों के हाथ में आया। पुरुषों के हाथ में आते ही हमारी पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई, सब कुछ। ये ला है काम कर, वो दान कर रही है, वो किसी का मान कर रही है तो इसके आग लगती थी। मैं मर कमा के ला रहा हूँ तो उसको दे रही है, उसका दान कर रही है, हल है, ये हल्ला मचाने लगा। तो पुरुष दान कम दावत ज़्यादा चालू किया, ऐसे ना, दान कम और दावत ज़्यादा, ऐसे ना, ये पूरी गड़बड़ हो गई। दूसरी बात क्या है कि हमारी व्यवस्था में ये था कि समाज में किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, और अहंकार होता है तो समाज पूरा टूटता है और गड़बड़ हो जाती है। अहंकार कब होता है आदमी के अंदर? जब इसके भीतर से ऋण का भाव खत्म हो जाए। ऋण का भाव अगर खत्म होता है तो अहंकार होता है, हर कौन, है ना। ऋण का भाव इसके भीतर रहना है हमेशा। 3 ऋण हमारे पास में बहुत महत्वशाली रहे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋणों से तो हमको विमुक्त होना ही है हमेशा। अब ये ग्राम का ऋण है, ये सब देव ऋण में आ जाता है, ये देवताओं के ऋण में है, ये सब देवताओं के ऋण में है, ये देवताओं के ऋण में है। माँ को भी तो देवता माना जाता है ना। देव, दानव और मानव। देव वो होता है जो सब कुछ देता है मगर मांगता कुछ नहीं। उसके आगे कुछ रख देंगे तो नहीं लूँगा ये भी नहीं बोलता है, ये देवता का लक्षण है। मानव वो है जो लेता और देता है, वो मानव है। दानव वो है जो लेता मगर देता नहीं, वो दानव है ना। हाँ, तो इसलिए हमको ये 33 करोड़ सब देवता बन गए, दे रहे हैं। चंद्रमा हुआ, सूर्य देव हुआ, चंद्रमा देव, वायु देव हुआ, कुत्ता देव हुआ, गधा देव, ये सब देव हो गए। मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, ये सब देव बन गए। और ये जिस दिन मुंह फाड़ के मांगेंगे, माँ जिस दिन ये बोलेगी कि अरे मैंने तेरे को 9 महीने पेट में पाली, तेरे लिए इतना ये करी हूँ, तो मेरे लिए क्या कर रहा है, ये जिस दिन ये बोली तो इसका देवत्व खत्म हो गया। ये फिर लेने देने के हिसाब में आ जाती है ना। 2-4 बार सुनने के बाद में वो लगा हिसाब लगा ले कितना खरीदूं, है ना। वो देव तब तक है जब तक वो अपने मुंह से कुछ बोलता नहीं है, मांगता नहीं है। मगर जो लिया है उसका ये फर्ज होता है कि जिससे लिया है उसको कुछ तो देना है, नहीं तो दानों की गिनती में आ जाएगा ना। हाँ, दानों की गिनती में आएगा। तो अब हमारे पास में ऋण का भाव, धन से कोई ऋणी नहीं था, ऋण का भाव हर एक में था, उसको रखा गया। ये है करके हम जी रहे हैं ऐसा। तो भी बात ये आती है कि एक तो ऋण का भाव खत्म होता है तो अहंकार होता है, दूसरा जब वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है तो अहंकार होता है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा रखा गया था कि वो कोई एक ये ना माने कि मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ और सबको पाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जितनी भी कारागिरी थी, वो कोई एक हकदार नहीं होता था कि मैं अकेला कमा रहा हूँ, सब उसमें परिवार लगता था। जुराहे का परिवार पूरा, कुम्हार का परिवार, हर एक का परिवार उसमें लगता था। वो परिवार की कमाई माने जाती थी, व्यक्तिगत एक आदमी की नहीं, है ना। तो वहाँ तो करता धरता कोई होता ही नहीं, तो सभी है। तो अहंकार किसको होना है? हाँ, आज आदमी बोल सकता है तनख्वाह कमा के मैं ला रहा हूँ, दारू पी करके खानदान को गाली दे सकता है बैठ के,
मैं आया, मेरे को गिलास पानी तक नहीं पूछे, गाली दे सकता है दुनिया भर की, क्योंकि ये अकेला कर रहा है, ये अकेला अपने आप को मानता है कि मैं अकेला। मगर कारीगर का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं ही अकेला कर परिवार का पोषण करने वाला, है ना। वहाँ जो है पूरे परिवार की कमाई है, व्यक्तिगत एक आदमी की कमाई नहीं है। तो हिंदुस्तान में परिवार की कमाई को रखा गया है, एक आदमी की कमाई को महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ एक आदमी सर्वस्व अपनी कमाई का हकदार होता था, वहाँ उसको खत्म कर दिया गया। कोई एक आदमी ये ना समझे कि मैं ही सब कर रहा हूँ। पर उसमें फिर इस बात का बोध होना भी जरूरी है ना गुरु जी की, धन 8 प्रकार के जो आप बता रहे थे। अब जो भी है, अब ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो पैसा तो नहीं कमा के ला रहे ना, वो तो सिर्फ ज्ञान और जैसे विद्या के बारे में, ये सब वो एक व्यवस्था है भी पूरी की पूरी, उसको समझना ऐसे कि उस व्यवस्था में ऐसे होता है कि उसमें कोई भी एक आदमी अपनी कमाई का हकदार नहीं माना जाता, हर कारीगर की परिवार की कमाई होती है। वहाँ तो छोटे से छोटा बच्चा भी उसका हिस्सेदार होता है, वहाँ कोई ये नहीं बोल सकता था कि मैं अकेला ही सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ऐसे आज ये होता है ना। इसे परिवारों में बहुत गड़बड़ है आज, बहुत बड़ी गड़बड़ है परिवारों में। ये संयुक्त परिवार टूटे भी तो इसी वजह से, इसी वजह से जितने नौकरी या मैं ही कर रहा हूँ ऐसा। तो वो जो था हमारा कि कैसे अब ये परिवारों की अर्थव्यवस्था जाति की अर्थव्यवस्था थी अपनी, हर जाति का भी अपना एक अर्थव्यवस्था थी पूरी की। कैसे काम के बंटवारे कैसे होंगे, क्या होगा, परिवार का काम कौन करेगा, समाज का काम कौन करेगा, है ना। कई बार ये होता है कि व्यक्तिगत किसी का काम करना है तो व्यक्तिगत एक कारीगर कर सकता है, मगर गांव के देवता का काम करना है तो समाज का कार्य है। किसी के देवता का काम करना है तो व्यक्तिगत एक आदमी नहीं कर सकता है उसको, ये पूरे अपने समाज को इकट्ठा करता है, ये सब मिलके उसका काम करना है, ये सब मिलके उसका काम करेंगे, जो उससे मिलता है वो इन सब में बंटना है। समाज के काम को समाज करता है, अकेला नहीं। तो ये सब मिलकर के काम, अभी गोंडों के देवता का काम करना है तो पीतल की ढलाई करने वाले ओझा है ना, ये सबको बुला लेते हैं, सब आ जाते हैं, जितने आसपास उनके नजीक है घर, सब आ जाओ भाई, देव का काम करना है। काम इतना बड़ा कुछ होता नहीं है, मगर सब आ जाएंगे, सब थोड़ा बहुत कुछ भी करेंगे। अब वो जो मिलता है वो फिर सब में बंटना है, वो एक ने ये नहीं कि एक ही हजम कर जाएगा, ये नहीं होता है, हर एक में फिर बराबर बंटना है। बंटवारे के ढंग बड़े विचित्र है। शिकार करने जाती है आदिवासी औरतें भी साथ में जाती है, 40 लोग अगर शिकार करने गए हैं, उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं भी है उसमें। तो जब ये बंटवारा होता है ना मांस वास का या किसी का नहीं, तो सबके सामने एक एक हिस्सा रखेंगे, गर्भवती औरत के सामने 2 हिस्से रखेंगे, ये हर चीज़ का 2 हिस्सा उसके सामने रखेंगे, क्योंकि ये अकेली नहीं आई है, ये 2 जीव आए शिकार करने के लिए, उसका भी हिस्सा होना पड़ेगा उसमें, उसके सामने 2 हिस्से रखेंगे। गर्भवती महिलाओं को हमेशा 2 हिस्से मिलते थे, ऐसा किसी भी चीज़ का ना, वो तो इसके 2 हिस्से होते थे, क्योंकि अकेली नहीं है। वो पद्धतियाँ रही है हमारी अपनी, ऐसा ये सब कुछ खेतों में। हाँ गुरुजी, एक याद आ गया, गांव में गए थे हम, वहाँ हमने देखा छप्पर गांव का एक बड़ा अच्छा सा प्रतीक है, घरों का बड़ा कुटिया जैसा रूप लगा। हाँ। लेकिन अब छप्पर कम दिखने लगे, तो मैंने पूछा, तो पहले मेरे भी गांव में जब छप्पर बनता था तो उठता तो गांव में तमाम इकट्ठा आते थे छप्पर चलवाने के लिए। हाँ। अब लोगों को कोई आदमी नहीं मिलता कि कोई जो छप्पर उनका ऊपर लगवाए, तो आप किसी को लेबर का पैसा दीजिए। हाँ, अब इतना पैसा नहीं, धीरे धीरे वो भी खत्म हो।
हाँ, इस तरह से अब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। मिलजुल के काम करना सबके साथ, हाँ, वो खत्म भाव ही हो गया। खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। तो जी ये कम्युनिकेशन का कैसे रहता होगा, न्यूज़ वगैरह जैसे आज हम फेसबुक देखते हैं, कुछ भी हुआ तो एक दिन में शाम तक सबको पता चल जाता है। उस समय भी पता चलता था। क्या था इसका सिस्टम? उस समय निरंतर चलने वाले लोग रहते थे ना, अच्छा, इनको चाहिए भी तो कितने दूर का समाचार चाहिए होता था, है ना। हाँ, यहाँ गुरुजी पहाड़ में वो ढोल से हाँ, वो तो होता है। कुछ समाचार अपने इलाके में देना है तो ढोल है, तुड़ुम है, ये बहुत सारे वाद्य है, उसके हिसाब से चला जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ साल पहले गणेश भगवान को दूध पिलाया गया, है ना, पूरा मीडिया उसके खिलाफ था। फिर भी सुबह 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जंगल में जीने वाले, पहाड़ के ऊपर जीने वाले लोग भी अपने देवताओं को दूध पिला लिए, है ना। ये बात कैसे फैली? तब फेसबुक नहीं था। तब फेसबुक नहीं था। लगभग 20 साल हो गए उस बात को। हाँ हाँ, है ना। टीवी चैनल भी इतने नहीं थे गुरुजी। 95 की है ना, बात सब पिलाए हैं। वो बात कैसे फैली? वो क्या ढंग था? बात फैला दूध की कमी हो गई उल्टा। हाँ, दूध की कमी है। 1 लीटर दूध को 10 लीटर दूध बनाया, जब किसको मालूम है कि भगवान पी रहा, है ना। भगवान पी रहा है पता रहने के बाद 10 लीटर बनाया वो दूध। चलो इसके बारे में कमाई तो कर लो, इसकी ऐसी कैसी, है ना। कितनी लंबी लंबी लाइन लगी है ना। वो कैसे हुआ? आज भी बहुत बातें ऐसी फैल जाती है, कौन प्रचार किया है पता नहीं चलता है, फैल जाती है ना। बस ऐसे वो ढंग है अपने, वो है एक तरह का ढंग, वो भी है। ये नहीं कि इसके द्वारा ही होगा, ऐसा नहीं है, वो अपने ढंग है। हमारे पास में वो ढंग होते थे पूरे, निरंतर लोग यात्री लोग चलते रहते थे। पहले जब यात्राओं पे निकलते थे लोग तो एक समय की रोटी लेके भी नहीं निकलते थे, है ना। 20 किलोमीटर चलते थे, 20 किलोमीटर में उनके रिश्तेदार होते थे, किसी के भी वहाँ घुस जाते थे जाके। फिर आगे जब जाते, हमारे पास में जैसा है कि वहाँ कुछ गांव है, वो गांव में आकर के लोग गांव के चबूतरे पे बैठ जाते थे। गांव का कोतवाल आता था, रोज नामचा लिखता था, खाता, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन जाति के हो, ये बताना है। वो लिखने के बाद में वो जिस जाति का जो आदमी आया है उस ग्रुप में है, उसको उस जाति वाले के पास में ले जाके बिठा डालता था उनके घर पे। चलो ये तुम्हारी जाति के लोग हैं, खिलाओ पिलाओ रखो है इसको। तो बस्ती में जो गांव घर है, हर घर का वो उनका अपना बंटवारा होता था कि सोमवार को आए तो किसके घर पे, मंगलवार को किसके घर पे, उनका अपना था कि इस बार को कोई अतिथि आएगा तो किसके घर ठहरेगा। सीधा वो कोतवाल उसको वहाँ भिजवा देता, वो जाता, रात वहाँ ठहरता, दुनिया भर की बातचीत होती, टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है, डिजाइनिंग की होती है, बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती हैं। सुबह में इतनी गठड़ी बांध देता था, फिर झाड़ के पास आए सब, फिर चले आ गया, खत्म। ये व्यवस्था रही है ना, बड़े आसानी से सहज वो होता था। आजकल फॉरेस्ट से कितना कैसे गुजरते थे? हैं? फॉरेस्ट अड़विलन चला हुए थे? नहीं, जंगल हमारे पास में जो 4 रास्ते रहे, अजपथ, अश्वपथ, गजपथ, रथपथ जो रहे हैं ये अलग अलग, पूरे अजपथ जंगलों के बीच में से, पहाड़ों पे से ही रहते थे। हाँ, बोट ट्रैक। हाँ, वो ये कभी भी पहाड़ जैसे आज जैसे वीरान नहीं रहे, लोग चलते रहते थे उसमें, यात्रा करते रहते। येनुगुला वीरा स्वामी के साथ तो बैलगाड़ियाँ थी, पालकियाँ थी, ये सब था। तो अभी आदिलाबाद के जंगल का बहुत अच्छा वर्णन किया है ना कि कैसा जंगल था, इतना घना जंगल था कि उसमें बर्छा भी नहीं घुसता था। हाँ, बल्लेम गुड़ा दाटको तुम्हें, इतना घना जंगल था जिसमें से वो निकला था, ऐसे वो था। मर रोज चलते थे। क्या था, आदिलाबाद से गुड़ियतनूर 25 किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर। जिस रास्ते से भागेगा आदमी 15 हो जाता होगा,
तो उस समय जो टप्पा लेके जाने वाला रहता था पोस्ट लेके, वो शाम में निकलता था। वो आदमी अभी तक जिंदा था हमारे, हम उससे बात करते थे बहुत बार। वो 2 मशाल बांधता था कंधे के ऊपर, मसाले जलाता था, बर्छा हाथ में लेता था, उसमें घुंघरू लगे रहते थे, ये डाला कंधे पे, चला वो मशाल वशाल दे, वो जंगलों के बीच में से निकल जाता था। वहाँ ये टप्पा फेंक करके, गठड़ी फेंक के वहाँ से ले करके सुबह में आदिलाबाद आ जाता था। वो बर्छे की आवाज़ बहुत दूर तक आते रहती, वही आ रहा है भाई, पोस्टमैन आ रहा है, ऐसे वो जाता था, आ जाता था। बहुत नज़दीक नज़दीक के रास्ते होते थे ना ये सब, बहुत नज़दीक के रास्ते। अब भाई ऐसा जाओ तो 1.5-2 किलोमीटर होगा, ऐसे घूम के जाओ तो 20-25 किलोमीटर हो जाता है। क्या क्या कहते हैं उससे? किसको? टप्पा। वो उस समय का डाकिया जो होता था, डाकिया ही कहते हैं। उस समय टप्पा, हाँ। ऐसे। बहुत आजान बहु था, ऊंचा तगड़ा, अच्छा था। अभी अभी 15-20 साल पहले वो मरा, मस्त था वो, खूब तेज चलता था। हलकारे अलग लोग हैं। गुरुजी कुछ चीजें मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अर्थशास्त्र, हमने अर्थशास्त्र पढ़ा, मूलतः हमारे अध्यापक अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन जब मैं सरन साहब के संपर्क में आया तो मुझे जो इकोनॉमिक्स, जो ये अंग्रेजी का शब्द है इको और नोमोस, 2 वर्ड से बना है। इको है वो ग्रीक वर्ड है ओइकोस, जिसका अर्थ है होम यानी घर, और नोमोस आया है कि जो हमारा लोगोस है उससे निकाला गया प्रिंसिपल छोटे छोटे बनाए गए कि घर को कैसे चलाया जाए। अर्थ मूल ये है, लेकिन अर्थशास्त्र को पढ़ाते हैं बच्चों को सिर्फ पैसा की धन कैसे कमाया जाए, क्या किया जाए सर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाते हैं और उसका हम कैसे उसके अंदर वो दृष्टिकोण पैदा करते हैं। उससे तो ये जो ग्राम व्यवस्था है, तो हमें लगता है कि जैसे ये जो कबीले हुआ करते थे, हमें लगता है वो ही एक व्यवस्था सबसे अच्छी थी। जैसे लोगों ने विस्तार करना शुरू किया कि बाहर से भी आए, संस्कृतियाँ मिलें, तभी से सारा ये सब विघटन शुरू हुआ। नहीं, कबीले फबीले शायद हमारे पास कभी नहीं रहे। जनजाति जैसे लोग कहते हैं वो आदिवासी हैं, उनका अपना ये तो अभी भी 100-200 साल के अंदर बने हैं पूरे। हाँ। कबीले जैसा लोग हमारे पास में, मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी रहे हैं। हाँ। कबीले नहीं रहे यहाँ पे। अब जैसा रहा है कि हमारे पास में गूढ़ा कहलाता है, पल्ली, वो यहाँ एक ही भाषा वाले और एक ही तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं। वो कबीला नहीं है,